नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं अभिजीत अय्यर मित्रा से। आपको पहले ही बता दें कि 4 और 5 नवंबर को हमारे राष्ट्रवादियों का एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है, डीएफआई जयपुर डायलॉग्स 2023, जिसमें अभिजीत जी भी प्रेजेंट रहेंगे हालेलुया करते हुए। मेरा यीशु आएगा, सबको अपना श्रेय बांटेगा। और हम सब उसको इनकार करेंगे। सर, आप तो ऑलरेडी उनका श्रेय ले चुके हो। आपका असली नाम है पास्टर सैमुअल डिक्सन। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ब्लेस किया है। आई हैव ब्लेस्ड। अरे सबने वो आई देखा हैव है ब्लेस्ड सबूत। जीसस कि भाई सबने तुम देखा जो है है घर सबूत वापसी कर लो तुम भी। कि आपने चावल दिया है मेरे को। ये बताइए, चावल या तो दिया है, लेकिन ये जो गाजा में हो रहा है वहां चावल क्यों नहीं चल पा रहा है, ये बताइए। सो द इजरायलीज एक्चुअली ऑफर्ड। उन्होंने बोला था कि भाई हम तुमको 200 ट्रक चावल खाना ले जाने देंगे। हमास सेड नो। This happened just yesterday. Hamas said no. So जाने तो दिया जा रहा है, बेसिक ह्यूमैनिटेरियन रिक्वायरमेंट्स जाने दिया जा रहा है, पर ये लोग नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नहीं वो तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट करना चाहते हैं ना। बिल्कुल, वो तो उनका शील्ड है, दैट इज देयर हमेशा मेजर वेपन। हमेशा दे उनका आर क्या दे आर होगा। वेपनाइजिंग उन्हें ह्यूमन मिजरी। हाँ, अब मैं इसमें मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। अ, ये ना कल आईडीएफ ने ट्वीट किया था। आई कैन शेयर ऑन दिस नो। यस यस, हाँ, ठीक। सो शेयर स्क्रीन। व्हाट हैपेंस इज आई एम गोइंग टू शो यू ये वाला वीडियो। ये कल ट्वीट हुआ था जहां ये जेंटलमैन, आई वोंट कॉल हिम जेंटलमैन दो, कॉल्ड बारूद वाज killed. And what happened was it was very very strange. He oh uh, one second, let me just check because it should be here. शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन। एक सेकेंड। नहीं नहीं, I'm trying to find the video. I think Hebrew, तब not in तक मैं English. दर्शकों को बता दूं कि ये जो आप क्यूआर देख रहे हैं ऊपर, उसको स्कैन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। 4 और 5 नवंबर, जैसा कि मैंने आपको डेट बताई, आप सभी लोग उसको देख सकते हैं। उसका लाइव टेलीकास्ट होगा हमारे जयपुर डायलॉग्स पे, और उस पे आप लाइव भी देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अब बंद हो चुके हैं, इसलिए आप जो है वो स्वयं तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन लाइव टेलीकास्ट अवश्य देखिए 4 और 5 नवंबर को। और जैसा मैंने बताया, पास्टर अभिजीत अयंगर विल बी प्रेजेंट। और अच्छा, अब ये मैंने शेयर किया है। अब ये देख रहे हैं ना। अब लेफ्ट में मैं वीडियो प्ले करने वाला, आप देख लीजिए ये क्या है। पहले ये एक, दिस इज अ रेजिडेंशियल कॉम्पाउंड। आपको देखने से ही पता चल रहा है कि एक रेजिडेंशियल कॉम्पाउंड है, ठीक है ना। आप इसमें क्या देखेंगे पहले, ये एक्सपेंड नहीं हो सकता इधर डेस्कटॉप पे। आप ही करोगे एक्सटेंड? हाँ, ठीक है। तो इसमें आप देखो, ये लूप में प्ले होगा। देखिए, बिल्कुल बॉटम पे इजराइल ने मारा। इमीडिएटली दूसरा एक्सप्लोजन वो बिल्डिंग के अंदर से निकला बाहर। आप देख रहे हो, दो डिस्टिंक्ट एक्सप्लोजन दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हम्म हैं ना। हम्म हाँ। हम्म हम्म और हम्म। अब देखते रहिए, क्योंकि अभी बहुत काला ये भरने वाला है स्मोक। आप देखते रहिए स्क्रीन के ऊपरी तरफ कितने सारे एक्सप्लोजन होते हैं। आप देख रहे हैं, 2 3 हुँ, 4, हुँ, हुँ, 1 2 हुँ, हुँ, 3 हुँ, 4. There were a total of 6 explosions, all of which were in residential buildings nearby, which means they had stored ammunition in all these buildings. And when one building got hit, बाकी सब के सब बिल्डिंग्स में
ये हुआ, उन्होंने रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बारूद छिपा के रखा था। हाँ, वो तो आप वो दीवार के जो हुआ था केंद्रे ना, वो हैं, तो आप एक वो हॉस्पिटल में भी वही हुआ था। हाँ, हॉस्पिटल में भी वही, पर हॉस्पिटल में उनका खुद का रॉकेट गिरा था। कम से कम कुछ था नहीं देखने लायक, बट उनका खुद का रॉकेट गिरा था। रॉकेट गिरा था, बट दैट एक्सप्लोजन अकर्ड बिकॉज़ ऑफ समथिंग एल्स। रॉकेट नो, द इतना डैमेज थोड़ी एक्सप्लोजन करता है, वो तो पार्किंग लॉट नहीं, में नहीं। गिरा था रॉकेट। So the issue was the rocket, but the 500 people did not die. आपने 500 लोगों के शव देखे थे? नहीं, नहीं, वो तो मुश्किल से 10-20 मरे होंगे। मैक्सिमम 30-40 लोग मरे होंगे उसमें। और उसमें भी आप देख लो, प्रॉब्लम क्या हुआ था कि क्योंकि रॉकेट अभी टेक ऑफ हुआ था, उसका जो लॉन्च फ्यूल था वो एकदम फुल था। तो जब एक्सप्लोजन हुआ, जो भी फ्यूल था वो इग्नाइट होके एक्सप्लोड हुआ, नहीं तो फिर ये रॉकेट वुडंट हैव कॉज्ड टू मच डैमेज। बट दैट इज व्हाट एंडेड अप हैपनिंग। तो रॉकेट भी उनका था, मरे भी लोग 40 मैक्सिमम 50 लोग मरे होंगे, उससे ज्यादा नहीं। आपको पता है 5 मिनट के अंदर, वो रॉकेट एक्सप्लोड होने के 5 मिनट के अंदर पैलेस्टीनियन हैंडलों ने डेथ टोल देना शुरू किया था, 471 डेड। भाई 5 मिनट के अंदर आप कैसे गिन सकते हो 471 डेड? तो ये यही करते हैं। स्कूल के नीचे इनके बारूद रहते हैं, अस्पतालों के नीचे इनके बारूद रहते हैं, और अस्पतालों में तो ये छिपते हैं, और ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी छिपते हैं। जैसे अभी आपने वीडियो में देखा कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए हैं करके। ये बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। ये बाहर जाके ये मर्दानगी मर्दानगी बोले रहते हैं, और फिर औरतों के पेटीकोट के नीचे छिपते रहते हैं, बच्चों के डायपर के पीछे छिपते हैं। राइट, 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 राइट। तो अब ये बताइए कि ये किस तरह से टनल से कैसे स्मोक आउट करेंगे इनको? मेरे को तो लगता है ये क्या करेंगे, देखिए, तीन ऑप्शंस हैं। वन इज द वेरी स्लो, पेनफुल, हाई इंटेंसिटी प्रोसेस, जिसमें आप वो जो मोटराइज्ड रोवर की तरह छोटे छोटे टैंक्स की तरह आप अंदर भेजो, दैट आर जस्ट लाइक जो हमारा जो मून लैंडर था ना, उसकी तरह, उससे भी छोटा, वो रिमोट कंट्रोल जो आते हैं, उससे हुँ, आप स्कैन करो एंड देन सेंड इन ग्राउंड ट्रूप्स। Second, which I believe is a much easier method to do, is to cut off the air supply. क्योंकि इसमें एयर सप्लाई जो ऊपर से आता है, वो कट ऑफ करने में क्या होता है कि ये बहुत डीप है, दे लाइक अंडरग्राउंड सिटीज। सो इसमें अगर आप देखेंगे, देर ऑलमोस्ट लाइक बी हाइव्स, जो जिसने भी देखा होगा बी हाइव या एंट हिल को खोल के, या कोई वीडियो जाके देखें यूट्यूब पे, वो सब अंडरग्राउंड है, और उनका बहुत ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। तो अगर आप उनके वेंटिलेशन सिस्टम्स और पावर जनरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स निकालोगे, वो तड़प तड़प के बाहर निकल के आएंगे। बट तीसरा जो मेरे को कल किसी ने बोला था पॉडकास्ट पे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, भाई जस्ट फ्लड इट, इट्स द इजीएस्ट। क्योंकि वेंटिलेशन सिस्टम आर ऑल हिडन, सो यू डोंट नो वेयर वेंटिलेशन सिस्टम्स आर। बट इफ यू फ्लड द सिस्टम ऑफ टनल्स, बचा क्या है? 2 हफ्ते फ्लड करके बस आराम से बैठ जाओ, कोई बचेगा ही नहीं। फ्लड कर दो, गैस कर दो। नहीं, गैस फैलना चाहिए ना, गैस फैलेगा नहीं। पर पानी तो फैलेगा। पानी विल क्रिएट इट्स ओन हाइड्रोलिक प्रेशर आल्सो। दैट इज ट्रू, बट इज तो एनीवन रियली केयर्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ टू हमास? आई डोंट थिंक सो। अभी बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी चल रहा है, क्योंकि सब जिहादिस्ट ने ऑब्वियसली पैलेस्टाइन का सपोर्ट करना, जो सब हिडन जिहादिस्ट थे, उन्होंने तो सब वो अपना पर्दाफाश कर दिया है खुद का। यू कैन क्लियरली हाँ, टेल। दे हैव ऑल कम ओवर ग्राउंड नाउ। हाँ, देर अंडरग्राउंड से ऑल, ओवर ग्राउंड आ गए। हाँ, सब ओवरग्राउंड आ गए। और उसी से पता चल रहा है कि कौन भाई जिहादी है और कौन जिहादी नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही हमको इंतजार था कि ये लोग आके सीधे सीधे दिखाएं हमको ये लोग कौन है करके। तो ये जो कतर वाला जो हुआ है, जिसमें दे हैव सेंटेंस्ड 8 इंडियन नेवल ऑफिसर्स टू डेथ, इसका कोई कनेक्शन है गाजा से? आई वुड से नॉट, आई वुड से नॉट, बिकॉज ये डिसीजन पहले ही ले लिया गया था, ये अभी नहीं हुआ होगा।
It would be a mistake connecting this with Gaza. इसमें कोई और बायलैटरल एंगल है, पर क्या है मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आपको द केस ऑफ द 2 माइकल्स पता है ना, जहाँ 2 माइकलों को चाइना ने पकड़ लिया था और लेवरेज इस्तेमाल कर रहा था। वो क्या वो हुआवेई की जो फाउंडर की बेटी थी, उसको कनाडा के अंदर वो टैक्स इवेजन के चार्जेस पे अरेस्ट किया गया था, तो उसके लिए ये हो रहा था। सो इट इज़ द सेम थिंग हियर. It is something else which we don't know about. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो भारत के पास क्या लीवरेज है? You know what, the leverage that they use against us, which is our population out there and their gas supplies, can also be turned against them. You can call for a full-on recall of the population here. Are you willing to do that? And is it wise to do it for 8 people? I think what you should really do is apply diplomatic pressure for the next 2-3 years. Force the Americans to hold the diplomatic pressure, put the diplomatic pressure on maximum so that they're not executed. And apparently, they were spying for Israel on the submarine program, on the Qatari submarine program. And what we need to be doing is team up with the Israelis to carry out, to target things like Al Jazeera and so on and so forth within Qatar. Will they allow a channel that covers their royal family the way Al Jazeera covers India? Why do you allow Al Jazeera here? यस। एक बार अल जज़ीरा को बंद किया था और उसको 24 घंटे में वापस रिस्टोर कर दिया। So you get rid of Al Jazeera, you stop Qatar Airways, you're already inflicted enough economic damage on them. Qatar Airways is India's one of the biggest markets यस, for करेक्ट। all Gulf carriers. For most carriers, in fact, India is their second or third biggest market usually. Because it's all the transit routes except the eastern carriers. For the westbound carriers, India is the second or third biggest market क्योंकि पूरा अमेरिका कनाडा मार्केट वही देखते हैं. So it's very interesting and it's very important we understand this. And then in those 2-3 years, you make provisions to shift your population. We ask the Saudis, we ask the Emiratis, can you absorb more? They most probably won't. But at some point, if your population is being held hostage, you need to start discouraging them from going there in the first place. Yes, that's the I first think thing that can be done. Yeah, and I think this is where an advisory needs to go out to Indian Qataris that they don't consider Qatar safe any longer, and take your time, maybe 3, 4, 5, 6 years to rebuild your life somewhere else, but do consider leaving Qatar. This is when you actually need foreign service advisories. करेक्ट, बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव का डिले हो रहा है, इसका अमेरिका से क्या कनेक्शन है गाज़ा में? इसका अमेरिका से थोड़ा कनेक्शन है, बट इट्स मोर ऑफ एन इजरायली कनेक्शन. देखिए, फर्स्ट थिंग दैट इज डिलेइंग द ग्राउंड ऑफेंसिव इज दे वांट रिलायबल इंटेल ऑन वेयर देयर हॉस्टेजेस आर हेड. Hamas has said that out of the 220 hostages, at least 50 have been killed. यानी कि बचे 160. वो 160 में से they want as accurate information as possible so that they can save as many as possible. But they are they're almost resigned to a lot of those hostages dying. But anyway, they want to save as many of the 170 as possible, number one. So they're waiting for intel. Number two is the Americans have forced them to reconsider उनका जो second और third order effect है. यानी कि कल जो आपने किया ये आपको पता है, पर परसों तरसों आप क्या करोगे आपको नहीं पता है. वो प्लीज हमको प्लान दिखाइए. पहले प्लान तो कीजिए परसों और तरसों के लिए, और फिर वो हमको दिखाइए कि ये वैलिड प्लान है और हमको क्या करना है करके. तीसरी बात ये है कि अमेरिका अभी भी फोर्सेस डिप्लॉय कर रहा है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि वो प्रिवेंट करना चाहते हैं कि ज्यादा बड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट ना एग्रेवेट हो, और वो अपने फोर्सेस को आस्ते आस्ते डिप्लॉय कर रहे हैं. आस्ते नहीं, काफी रैपिडली कर रहे हैं, पर
वो डिप्लॉयमेंट में टाइम लगता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि थोड़ा पोस्टपोन कीजिए। और ईरान क्या कर रहा है? यू थिंक इट इज लाइकली दैट अ फुल फ्लेज्ड वॉर इन द मिडिल ईस्ट विल ब्रेक आउट विद ईरान एज द फुलक्रम? आई सस्पेक्ट इसमें क्या होगा कि ईरान विल गो न्यूक्लियर, एज़ इन दे विल टेस्ट एन एटॉमिक डिवाइस। एंड द रीज़न फॉर दिस, आपको याद है 1990 में, जो हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स भूल गए होंगे, 1990 में क्या हुआ था कि जब कुवैत का लिबरेशन हो रहा था, तब सद्दाम हुसैन ने टेल अवीव पे स्कड मिसाइल्स चलाए। ये गाज़ा के कैंपेन के टाइम शायद ये कोई ऐसे-ऐसे करना बैठे, ईरान कुछ ना कुछ करना बैठे कि हम स्कड चलाएँ या ये चलाएँ या वो चलाएँ, क्योंकि फिर क्या होगा, इज़राइल विल बी फोर्स्ड टू रिस्पॉन्ड। They will probably send their submarines and hit targets, conventional इसमें टारगेट्स हिट करेंगे ईरान में। और ईरान क्लेम करेगा कि भाई इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, एंड दे विल टेस्ट अ न्यूक्लियर बॉम्ब एंड डिक्लेयर देमसेल्व्स अ न्यूक्लियर स्टेट। आई सस्पेक्ट दैट इज व्हाट ईरान्स गेम प्लान इज। पर इसमें ईरान का भी गेम प्लान है, रूस का भी गेम प्लान है। देखिए, ईरान का दूसरा भी एक गेम प्लान है। ईरान का इसमें हाथ साफ-साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भी वेपन्स इस्तेमाल किया था हमास ने, वो काफ़ी सारा इरानियन वेपन से मिलता-जुलता है। स्पेशली ये जो नए अटैक ड्रोन्स जो सब आए हैं, उनमें ईरान का डिज़ाइन हाथ तो ज़रूर है उसमें। अब इसके ऊपर क्या हुआ है, आप देख लीजिए। हमास एक मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गनाइज़ेशन है व्हिच हेट्स शियाज़ एंड शियाज़ हेट द सुन्नी मुस्लिम ब्रदरहुड। बट अगर आपको इज़राइल को वीकन करना है, आप क्या करोगे? आप एक फेलो शिया हिज़्बुल्लाह को इस्तेमाल करोगे और एक फ्रेंडली स्टेट लेबनान को इस्तेमाल करोगे, ताकि वो बुरी तरह से ठोके जाएँ, या आप सबसे बड़े उल्लू के पट्टे को चुनोगे जो बोलेगा, भाई साहब मैं जाके चार्ज लीड करूँगा, अ, ओवर एंथुसियास्टिक टाइप, हमास की तरह, जो गाज़ा पट्टी को तो तबाही करके रख छोड़ेंगे। पर उसमें शिया तो मारे जाएँगे नहीं, ईरान का पावर कुछ घाटेगा नहीं। सो इसमें ये दूसरी बात भी है दैट दे हैव यूज्ड हमास वेरी कैलसली। दे वांट गाज़ा टू गेट, और एटलीस्ट इज़राइल टू गेट बॉग्ड डाउन इन गाज़ा समहाउ और द अदर, ताकि उनका कोई गेम चले सीरिया या लेबनान में। और रूस का इसमें क्या गेम है? आप देखिए, रूस बहुत दिनों से देख रहा है कि हम कैसे वेपन सप्लाई को डाइवर्ट करें। ये जो सोफिस्टिकेशन था इस अटैक का, जो 7 और 8 अक्टूबर को हुआ, वो उस किस्म का सोफिस्टिकेशन तो मैंने ईरान में, सीरिया में, लेबनान में कहीं नहीं देखा है। ये बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड, उसमें इंटेलिजेंस सप्रेशन था, सब कुछ इन्वॉल्व्ड था। बहुत सोफिस्टिकेटेड तरह से हुआ है। तो इसमें ना ऐसे सोफिस्टिकेशन बस रूसियों में दिखाई देता है। तो ये एंड रूस को ये बाइनरी क्रिएट करना था अमेरिका और यूरोप में। क्या हम इज़राइल को भेजें बारूद या यूक्रेन? अब देखिए, हुँ। ऑलरेडी टेंशन हो रहा है यूएस कांग्रेस में कि भाई यूक्रेन को भेजेंगे या इनको भेजेंगे। अब इज़राइली पहले तो बोलते हैं कि भाई देखो, हमको जैसे बारूद यूक्रेन को चाहिए, जो ग्राउंड बारूद है, वो हमको नहीं चाहिए, हमको तो हवाई बारूद चाहिए, अभी के लिए। बट अभी 2 हफ्ते में क्या होने वाला है, जब ग्राउंड इन्वेशन शुरू हो जाता है, तब तो आपको तट बारूद चाहिए, हवाई बारूद तो इस्तेमाल नहीं होगा। आपको वही शेल्स चाहिए, वही टैंक एम्यूनिशन चाहिए, वही ये सब चाहिए। तब क्या होगा? तो ये, और पैसे का क्या है? देखिए, बारूद भी अगर मिल जाए, बारूद के रिक्वायरमेंट्स 2 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। एक को हवाई बारूद चाहिए, एक को ज़मीनी बारूद चाहिए। बट पैसे का, अमेरिका कैसे 2 बड़े वॉर एक साथ ये कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और इसमें रूस को ईरान को भड़काने के लिए बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। रूस और चीन एक साथ हुए हैं और वो ईरान को इस्तेमाल करने वाले हैं। ईरान क्या अपने आप को इस्तेमाल करवाने देगा? मेरे को पता नहीं है। बट लेट्स सी, देयर आर टू मेनी ओपन क्वेश्चन्स आउट हियर। और एज़ यू सेड कि यूक्रेन से डाइवर्ट होगा, तो यूक्रेन यू थिंक नाउ इज़ अ फोरगॉन कंक्लूजन? यूक्रेन तो गया
वो नेटो तो के मैं हाथ कब से। से बोल रहा हूँ कि यूक्रेन तो बस रूस ही जीतेगा। जैसे इधर हम बोलते हैं ना, आएगा तो मोदी ही, उधर जीतेगा तो रूस ही। हुँ, द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स। ठीक। दूसरी बात, हम जो एक देश है जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, वो है कतर। हमास का पूरा लीडरशिप कतर में है। और एर्दोगान जो है, एर्दोगान जो का जो पार्टी है, दैट इज अ मुस्लिम ब्रदरहुड लिंक्ड आइडियोलॉजिकली स्टिमुलेटेड पार्टी। एंड अ लॉट ऑफ हमास ऑपरेटिव्स लिव इन टर्की। तो इधर तुर्की और कतर क्या कर रहे हैं? क्योंकि अल जजीरा ए टीम है, पर टीआरटी बी टीम है। टीआरटी का उतना ओके। मान सम्मान नहीं है जितना अल जजीरा है, पर अल जजीरा, आप देखिए क्यों अल जजीरा के इतने सारे कॉरेस्पॉन्डेंट मारे गए हैं अब तक। हमेशा वो उसी जगह रहते हैं जहां अल कायदा या आइसिस या हमास रहता है। हमेशा उनके खानदान भी उसी जगह रहते हैं जहां कोई हमास का ऑपरेटिव हो। क्यों? और किसी भी चैनल के इतने रिपोर्टर्स मरे नहीं हैं जितने कि अल जजीरा के मरे हैं, क्योंकि दे आर अ टेरर। वो आइसिस के, अल कायदा के, हमास के, सबके, एंड दीज आर ऑल इडियोलॉजिकली वेरी डाइवर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पर वो सबके जो माइक्रो स्पीकर फोन है, वो अल जजीरा बनता है। हुँ, राइट। तो आपका निष्कर्ष ये है कि ये भी लंबा चलेगा बिल्कुल। और इसमें भारत को आप कहाँ देखते हैं? दोनों तरफ से भारत की रूलिंग पार्टी को, हमारी जो स्टेट है, वो जो स्टैंस ले रही है, उस पर आपका क्या विचार है? और हमारी जो ऑपोज़िशन पार्टीज़ स्टैंस ले रही हैं, उन पर ये आपका मैंने क्या विचार है? हमेशा आपसे बोला है, देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। पीएमओ और एमईए में काफी डिफरेंस है। एमईओ is trying to take the same old line, Palestinian equivalence. PMO does not want to take that line. पीएमओ बस इसराइल विक्टिम है, इसराइल का हक बनता है, बोले जा रहा है। पर एमईए की इतनी वो जेएनयू वादी जो सोच विचार है, उससे बचकारा कहाँ मिलेगा? हर चीज में देख लीजिए, जब पीएमओ कोई दृढ़ निश्चय करता है, एमईए उसको अंडरमाइन करता है। क्यों ऐसा है कि एमईए के बाबू के सब बच्चे फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए? क्या उधर इतना अ, अ, बुद्धि का भंडार भरा पड़ा हुआ है कि बाबू खुद नहीं, उनके बच्चे भी इतने आइंस्टाइन की तरह पैदा होते हैं? अब देख लीजिए जो देखना है। अब मैं और क्या बोलूं? और हमारे जो ऑपोज़िशन पार्टीज़ हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? अरे वो तो कौन सीरियसली लेता है? इससे बेहतर तो मैं फिर से अद्वैत और अपराजिता को बुलाता हूँ, उनसे पूछ लीजिए उनका क्या राय है उसमें। वो अब तक आपके शो पे 2 बार आ चुके हैं ना? हाँ, 2 बार आ चुके हैं। उनको आई थिंक रेगुलर स्पेशल गेस्ट बनाना चाहिए। नहीं भई, देखिए कि इफ यू लुक एट द इंडी अलायंस ऑब्लिक द कांग्रेस पार्टी, तो आपने देखा कि पहले उन्होंने कुछ कहा हमास के बारे में, लेकिन उसका उन्होंने कंडेमनेशन नहीं किया। बाद में उन्होंने पैलेस्टाइन का पूरा एक तरफ से ले लिया। फिर उसके 7 दिन बाद उनको लगा कि मामला गड़बड़ हो रहा है हुँ, और प्रोबब्ली द इंडियन पब्लिक इज़ टोटली इन फेवर ऑफ इज़राइल, हुँ। और तो फिर उन्होंने उसका थोड़ा-सा और कुछ वाटर डाउन कुछ बना के कुछ और थोड़ा-सा पेश किया। Are they taking the usual route or they have also diverged? It is mostly the usual route, no? Maybe there's procedural differences, but pretty much same modus operandi तो वही है। मेरे को तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है। आपको कुछ दिख रहा है? क्यों? मुझे तो इसलिए दिख रहा है बिकॉज़ आफ्टर 1992 अ, हुँ, थोड़ा-सा जो
मिडिल पाथ था, वो एक्चुअली मिडिल पाथ था, बट दिस वन लुक्स मोर टिल्टेड टुवर्ड्स हमास एंड पैलेस्टाइन फ्रॉम द पर ऑपोजिशन। बट अगर आप देखेंगे, जब भी कांग्रेस सरकार में होता है मिडिल पाथ करता है, more or less, like the MEA line, which is still tilted more towards the Palestinians by default. Uh, but here, when they tell me, when have they ever not been like this when in opposition? Opposition में they are always an extremely destructive, disruptive opposition. तो ये हमको स्पेशली अंडर राहुल इट हैज गॉन इनसेन, अंडर सोनिया इट वाज स्टिल फाइन। सोनिया फ्रॉम वो जो 1999 से जो 2004 तक जो सरकार चली थी, सोनिया ने बहुत अच्छा ऑपोजिशन दिया था। बात करते थे सरकार के खिलाफ, पर सब सरकारी बिल पे वोट करते थे सरकार के साथ, ठीक। पर इसमें वो नहीं है, राहुल में वो नहीं है, क्योंकि जो वाजपेयी जी सोनिया के खिलाफ जो केस नकारने के लिए तैयार थे, वो राहुल के खिलाफ, जो राहुल सोनिया के खिलाफ जो केस हैं, वो मोदी शायद नकारने के लिए तैयार नहीं है, या उन्होंने नकारा है। क्योंकि नेशनल हेराल्ड में अब तक आपने कुछ सुना है? लास्ट टाइम जो सुना था 2 साल हो गए थे। प्रोसिक्यूशन कहाँ है? आपको इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में इतना टाइम लगता है केस बनाने में? आप केस बना रहे हैं या केस दबा रहे हैं? पता नहीं। उसमें तो लाइन ये ली जाती है ना कि दैट इज सुब्रमण्यम स्वामी केस, को कोई सरकार का केस नहीं है। हम्म। ये लाइन सरकार की ओर से ली जाती है कि दैट इज नॉट द गवर्नमेंट केस। बट उनके तो सब इंटरनेट आदमी तो क्लेम कर रहे थे कि सरकार ने किया था और सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ नहीं किया था। जब चाहते हैं तब सुब्रमण्यम स्वामी का केस है, हमारा केस नहीं है। पर जब भी कोई जजमेंट उनके सोनिया के खिलाफ आता है, तब सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ नहीं किया था, हम नहीं किया था। ओके, see, you can't keep shifting goalposts like this. Either it's your case or it's not. Which one is it? Yes, but where do you see this going? I don't see it going anywhere. I don't think Modi realizes how completely compromised his bureaucracy is. And he loves his bureaucracy. वैसे ब्यूरोक्रेसी तो अभी भी उसी ईरा में चल रही है ना। देखिए सर, ईरा की बात नहीं है, मिस्चिफ की बात है। I don't think it is power games anymore. I think it's corruption games these days. एक जमाने में ब्यूरोक्रेसी पावर गेम्स खेलता था, अब I don't think it's power. I think it's more to do with corruption. नहीं देखिए, हमारी जो भी ब्यूरोक्रेसी है वो मोस्टली वो उनको वेस्टर्न वैलिडेशन चाहिए ऑल द टाइम। कोई भी नैरेटिव होगा, जो वेस्टर्न वैलिडेटेड नैरेटिव होगा उसको जी वो पकड़ेंगे। और उनको बाय एंड लार्ज दे आर नॉट फेमिलियर विद इंडियन कल्चर। ठीक है, जाके ज़्यादा से ज़्यादा कोई मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद ले लेंगे, या कभी शिवरात्रि को चले जाएंगे, होली दिवाली मना लेंगे। इसके बियॉन्ड दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इंडियन कल्चर। Yeah, और राइट नाउ दे आर अनकंफर्टेबल बिकॉज नीचे से एक रेनेसांस आ रहा है थैंक्स टू द इंटरनेट। थैंक्स टू द इंटरनेट बहुत सारे लोग जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि व्हाट आवर कल्चर इज ऑल अबाउट, उनको पता चल रहा है। और ब्यूरोक्रेसी इज नॉट एबल टू नेविगेट दैट। व्हाट डू यू से टू दैट? But I agree with that. See, bureaucracy का क्या सबसे बड़ा पावर था? It was the control of information. फिर they found that they could also control information while loosening the clutch on information. So they allowed TV channels to propagate. But using ED and things like that, they realized that they could control TV channels as well. Right?
Then they allowed the internet to propagate, which came up in direct competition to TV channels, which became direct competition to TV channels ultimately. But उसमें भी वही कंट्रोल करते थे इन द नेम ऑफ फैक्ट चेक, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, ये वो करके. अब एक सोशल मीडिया कंपनी है, जब से इलॉन मस्क ने ले लिया है, उसमें वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और तबाही इसीलिए मची पड़ी हुई, क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक तो अभी भी कंट्रोल्ड है, बट ट्विटर उनके कब्जे के बाहर चला गया है, और इसीलिए ये सब इलॉन मस्क के लिए एम कर रहे हैं. सो दे हैव लॉस्ट द मोनोपोली ऑन इंफॉर्मेशन क्रिएशन. आप देख लीजिए, जो आपको महुआ मोइत्रा पे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा था ट्विटर पे, इट वाज फार सुपीरियर टू एनीथिंग दैट एनी टीवी चैनल वाज गिविंग. करेक्ट, आई एग्री. एंड आई वाज ब्रेकिंग इट 24 टू 48 आवर्स. जैसे दर्शन हीरानंदानी अप्रूवर बनेगा, मैंने आपको 48 आवर्स पहले ही बताया था ट्विटर पे. सो ऐसे अगर आप देखेंगे, ऐसे ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं इजराइल में, हमास में भी, बिकॉज उनका जो टेलीग्राम चैनल है अल कसाम ब्रिगेड्स का, 90% ऑफ द अट्रॉसिटी वीडियोस अगेंस्ट यहूदियों के खिलाफ जो उन्होंने किया, वो उन्होंने खुद रिकॉर्ड करके अपने ही टेलीग्राम चैनल पे डाला. वो ये यहूदी साजिश है बोल नहीं पाएंगे अब, क्योंकि यहूदी साजिश ऐसे तो नहीं हो सकता कि यहूदियों ने तुम्हारा टेलीग्राम चैनल भी ले लिया है भाई, है ना. अब मेरे को वो टेलीग्राम चैनल नहीं आ रहा है, क्योंकि अपेरेंटली एप्पल हैज ब्लॉक्ड अल कसाम ब्रिगेड टेलीग्राम चैनल. इट इज नो लॉन्गर व्यूएबल ऑन एप्पल. आई डोंट नो व्हाई. सो इसमें क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि we are now able to see who is giving us good information from primary sources. क्योंकि हर बंदा एक रिपोर्टर बन गया है. हम देख के चुनते हैं कि भाई ये रिलायबल है, ये उतना रिलायबल नहीं है, ये बिल्कुल ही रिलायबल नहीं है, या ये बकवास बक रहा है. हम खुद अपने माइंड में कैटेगराइज करके हम चुनते हैं कि भाई हमारा प्राइमरी रिपोर्टर कौन होगा. और ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मैं कितने देर से बोले जा रहा हूं संजय जी कि you cannot have strategic autonomy without autonomous information gathering, which is primary research, जो हम करते ही नहीं है. एक किस्म से ट्विटर प्राइमरी रिसर्च बन गया है, क्योंकि आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आप सुन रहे हो वॉइसेस जो उधर ग्राउंड पे हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक फिल्टर से या सेंसरशिप फिल्टर से तबाह नहीं किए गए हैं. So it's a very good thing that we're seeing, and it's very important because I think for the first time we will have a unedited war that we've ever seen in our lifetime. यस सर, अनएडिटेड वॉर में तो जो मैसेज हैं और जो मैं कहूँगा काउंटर लेफ्ट जो फोर्सेस हैं, उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि दोज आर द रियल इंफॉर्मेशन चैनल्स. इसमें क्या है, वी नीड टू, एवरी टाइम दिस हैपेंस इन इजराइल, जब कोई भी बोलता है 400 लोग मरे थे या 300 लोग मरे थे, आप जाके पूछिए आपका बॉडी काउंट कहाँ है. वो 40 बच्चों जिनका सर काटा गया था करके, वो गलत था, वो हुआ नहीं था. वो इजरायलियों ने अफवाह फैलाया था, ठीक है. बच्चे बिहेड हुए थे, यस वी नो, आई हैव आल्सो सीन द फोटोज, बट इज इट 40? नो. सो एवरी टाइम तो इजरायलियों के साथ हम पूछ रहे थे फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ, सबूत दिखाओ, फोटो दिखाओ. पर जब पैलेस्टीनियन क्लेम करते हैं 5,000 लोग मरे हैं, वो हॉस्पिटल में 5 मिनट के अंदर 471 लोग मरे हैं, बिना कोई चेकिंग करके हाँ बोल देते. जैसे ही आप पोस्ट देखेंगे, सब हमारे फॉलोअर्स जाके उधर पूछो, वेयर डू यू हैव प्रूफ, डू यू हैव अ बॉडी काउंट, शो अस द बॉडी काउंट. अच्छा, इसमें ये भी बताइए, ये देख रहे हैं हम, ये दिस वाज अ वेरी न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर. ये जिस तरह से वो हैंग ग्लाइडर वगैरह का, जैसे यू योरसेल्फ सेड कि इट वाज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन, और उस तरह से उन्होंने किया. तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था अल्टीमेटली? क्योंकि ये तो उनको पता था कि दे वुड बी पल्वराइज्ड, दे कैन नॉट स्टैंड, आई दे डोंट डोंट थिंक हैव अ होप इन हेल ऑफ स्टैंडिंग बिफोर इजराइल.
सी इसमें क्या तो होता है, द हमेशा इससे क्या समझते हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाज़ गोइंग टू बी द मेन प्लैंक आफ्टर द इनिशियल आउटबर्स्ट? नो, आई थिंक हमास मिसकैलकुलेटेड। देखिए, रूस का प्लान है कोई, ईरान का प्लान है कोई, कतर का प्लान है कोई, बट आई डोंट थिंक हमास थॉट दिस थ्रू। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कभी अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा सोचते नहीं हैं, और इसके दो कारण हैं। उनका फोकस इतना रहता है कि अटैक सक्सीड हो, अटैक सक्सीड हो, उसके बाद क्या होने वाला है वो सोचते नहीं है। अलकायदा ने कभी ये नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान पे हमला होगा 9/11 करने के बाद। 26/11 करने के बाद पाकिस्तान ने नहीं सोचा था कि उसका नतीजा क्या हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज हैं, और हम देखते आ रहे हैं 99.99% ऑफ द टाइम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सोचते ही नहीं है कि उसके बाद क्या होगा, और इसके लिए एक कारण है। इसीलिए आईएएस आईएफएस बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, एक मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री होता है, एक एम्बेसी ऑफ इन वॉशिंगटन होता है, एक ये डिफेंस मिनिस्ट्री होता है। डिफेंस मिनिस्ट्री बोलेगा हाँ सर हम कर सकते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री आके बोलेगा सर आपको पता है आपने ये किया तो क्या होगा। फिर एम्बेसी वॉशिंगटन जाके कई लोगों से बात करके आएगा, सर बिल्कुल मत करो, तबाही हो जाएगी अगर हमने ये किया तो बिकॉज इट इज एन ओपन सिस्टम, जो हर बंदे से बात करता है, रोज इंटरेक्ट करते रहता है, पूछता है भाई तू क्या सोचता है इसके बारे में। वो फीडबैक लूप है उनकी। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन साइलो में काम करते हैं, सीक्रेसी में काम करते हैं। वो आके ये नहीं बोल सकते संजय भाई मैं ना जाके कल ये 1400 यहूदियों को मारने वाला हूँ, जरा आपका विचार बताइए, आपका टैक्टिक्स पे विचार बताइए, उसके बाद क्या होगा बताइए। मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि फिर वो सरप्राइज का एलिमेंट गया। तो उनका, और जो उनको रिकॉग्नाइज कोई नहीं करता है तो वे जाके कोई सरकार से बात नहीं कर सकते हैं। और जो उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं अभी भी मानता हूं कि जो 9/11 प्लान हुआ था वो आईएसआई ने प्लान किया था, और जो अलकायदा था वो इतने चोमू थे, वो उनको लगा हाँ ये एकदम पटाखा होगा भाई साहब, ओ भाई साहब करके चोमू बने, वो किसी के कठपुतले बने। और पाकिस्तान का तो कुछ नहीं हुआ, पर उन पे बहुत कुछ हुआ, अलकायदा पे और अफगानिस्तान। यही इधर भी हुआ है। हमास चोमू है, उनको पता नहीं है क्या होने वाला है। वेल आई थिंक दे नो अब क्या होने वाला है, बट आई डोंट थिंक दे थॉट थ्रू। और अगर हम टेररिस्ट का हिस्ट्री देखें, इसी वजह से जो सोशल आइसोलेशन है, जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल और सोशल आइसोलेशन है, उसके वजह से वो परसों तरसों क्या होगा उसके सोचने की काबिलियत ही नहीं रखते हैं, क्षमता ही नहीं रखते। हाँ, ओके। सो जैसा मैंने कहा कि अब आप इसको कितना साइकिल देते हैं, एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ दिस ब्रेकिंग इनटू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर? Not much. I still think it's going to get contained. Uh, I would personally risk the rate of escalation, the escalation risk as less than 20%. ओके। I'm still betting 80% escalation नहीं होगा। बस एक escalation का मेरा high risk analysis है, और that's almost a 45% possibility, I would say 35-45% possibility, which is Iran goes nuclear during the course of this thing. What are the chances of Israel or the US hitting Iran with a nuclear weapon before that? Not with a nuclear weapon. Conventionally, yeah, they will. But it won't be the first time. आपको याद है ना, उन्होंने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के नीचे वो ये उड़ाया था उन्होंने, कई सारे बेसिस आईआरजीसी के ये ड्रोन से उन्होंने अटैक किया है। सो इट वोंट बी न्यू, इट वोंट बी अ फर्स्ट टाइम। और ईरान ने रिटेलिएट भी किया था ना, वो अमेरिकन बेस पे अटैक करके, कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए इराक में। वैसे उसको तो हत्या नहीं मानना चाहिए, वो तो बहुत पुण्य पवित्र चीज़ था जो अमेरिका ने किया। वो एक किस्म से पूजा माना जा सकता है, पर वो दूसरी बात है। लेकिन इसमें जो दूसरे और भी जो थिएटर्स भी चल रहे हैं,
देखिए सीरिया एक बर्बाद हो थिएटर, जाएगा। हुँ, सीरिया तो परमानेंट थिएटर है उसकी बात नहीं कर रहा। नहीं, बट एक सी थिएटर उधर सीरिया टर्की ने खोल रखा है उधर आपके आर्मीनिया, अज़रबैजान की तरफ, वो तो जिसमें खत्म हो गया, वो तो खत्म ही सोवियत हो गया। यूनियन नहीं, खत्म नहीं, कहाँ दैट इज़ हुआ? नॉट अभी तो वो दे आर इट्स ट्राइंग टू finished. It's finished. No, 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 sir, it is finished. Nagorno-Karabakh is a done case. There will be no more Armenians left. They have already been ethnically cleansed out of there. There is no more Nagorno-Karabakh. ठीक है? but now तो they अब want a आओ, southern corridor. they want a southern corridor, which they may or may not get. The problem is this fellow Pashinyan, he was acting very smart with Russia. So Russia green lighted Azeri aggression. वो बहुत ये करने की कोशिश कर रहा था रूस के साथ। तो रूस ने अज़रबैजान को बोला हाँ, जाके इसको अच्छी तरह से पीट। ठीक है? अब अज़रबैजान ने पीटा और पाशनियान का तख्त नहीं पलटा है। They have lost territory almost equal to half their size और फिर भी पाशनियान का तख्त नहीं पलटा है। वो अमेरिका और फ्रांस के पास जाए जा रहे हैं। वो तुर्की के और भी निकटतम हुए जा रहा है, पता है आपको? So he might actually grant the corridor. ये सब उसका प्लान रहा होगा। अब क्या करोगे अगर आपका लीडर निकोल पाशिनियान इज काइंड ऑफ लाइक आर्मीनिया का केजरीवाल। पर इसमें सबसे बड़ा लूजर कौन है? रूस। क्योंकि आपका एकमात्र स्टेट था जो प्रो रूस था उधर, और उसको भी क्योंकि एक इडियट प्रेसिडेंट था जो आपका बात सुनना नहीं चाहता था, आपने अजरबैजान से ये करवा के आर्मीनिया को परमानेंटली निकाल दिया है। मैं तो मानता हूं दैट इवन बिफोर जॉर्जिया इट विल बी आर्मीनिया पॉसिबली दैट विल एंड अप जॉइनिंग नेटो। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब एक थिएटर बंद होने वाला है, यूक्रेन तो लगता है गया कुछ ही दिनों में। इट्स आई थिंक ओनली फॉर्मेलिटीज लेफ्ट, और फॉर्मल सरेंडर होगा या फॉर्मल सेशन होगा, कैसे होगा वो भी आपने हैव यू थॉट थ्रू क्या व्हाट विल बी द एग्जिट रूट for the No, US? I haven't, because it's very difficult to predict exit routes. It's almost impossible to predict exit routes because you will be able to predict it much better जब हम अंत में आ रहे हैं। पर मेरे को नहीं लगता है रूस अब पार्टीशन ऑफ यूक्रेन के लिए भी तैयार है, क्योंकि जब यूक्रेनियन कोलैप्स होगा वो इतना भारी कोलैप्स होगा, ऑलमोस्ट पूरा यूक्रेन ही रूस के नीचे आ जाएगा। वेस्ट में काफी सारा इंसर्जेंसी भी होगा इसके बाद, क्योंकि वेस्ट ऐसे तो थोड़ी ना छोड़ेगा। वो अफगानिस्तान की तरह थोड़ा इंसर्जेंसी भी तो कराएंगे। बट रशिया हैज नो एग्जिट ऑप्शन इन यूक्रेन। या तो यूक्रेन सबड्यू होगा या तो पुतिन चला जाएगा, क्योंकि रूस कभी भी एक वीक लीडर को टॉलरेट नहीं करता है। तो पुतिन को भी पता है, पुतिन को तो रूसी हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर वो किसी भी टाइप से हार गया या झुक गया, वो खत्म। राइट। तो आज की चर्चा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहोवा जी। जय हिंद, बहुत जय बहुत भारत, धन्यवाद। वंदे और मातरम। और सबका यीशु पे श्रेय रहे। पास्टर सैमुअल दीक्षित के प्रोग्राम पे आप सैमुअल डिक्सन के प्रोग्राम पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद।